नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी हॉरर्स। इस चैनल पर मैं आपको सुपरनैचुरल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ के किस्सों और इंसिडेंट्स पर आधारित हैं। सो सिट बैक विद योर फेवरेट ड्रिंक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी। ये कहानी एक सत्य घटना से इंस्पायर्ड है। घटना को रोचक बनाने के लिए इसे एक कहानी का रूप दिया गया है। यह घटना एक परिवार के साथ हुई थी। उनकी पुश्तैनी जमीन पर एक आत्मा ने कई सालों से कब्जा करके रखा था। अगले दिन पापा कुछ सोच में थे। वो रात को चुड़ैल के देखे जाने से डरे नहीं थे, बल्कि वो कुछ और ही सोच रहे थे। हमने मेरी मम्मी और बहन को ये बताया कि रात को वो जानवर की आवाज़ थी। अगर हम उन्हें सच बता देते कि हमने क्या देखा था तो शायद से वो डर जाते। पापा ने गांव में जाकर 2 लोगों को नौकरी पे रखा रात की पहरेदारी के लिए। लोगों को भी अब तक विश्वास हो चुका था कि कोई चुड़ैल नहीं है, तो खुशी खुशी रात की पहरेदारी के लिए राजी हो गए। अगली रात को फिर से 1 बजे के करीब रोने की आवाज़ आई। पापा को शायद पहले से शक था, इसलिए वो कच्ची नींद में सोए थे। मैं भी एक तरह से तैयार था। आवाज़ होने पर कल की ही तरह मैं और पापा छत पर गए और मम्मी और बहन नीचे रुके। छत पर पहुंचकर हम फिर से उस ओर देखने लगे जहां से आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले हमें जो चीज़ दिखी वो ये कि हमारे दोनों पहरेदार सर पर पांव रखकर भाग रहे थे। और फिर हमारी नज़र पड़ी उसी औरत पर, वही सफ़ेद साड़ी में। वो फिर से हमारी तरफ देखकर हाथ फैलाकर रो रही थी, लेकिन आज ये कल की तुलना में बहुत ज़्यादा पास थी और इसीलिए उसकी आवाज़ भी तेज़ आ रही थी। लेकिन आज मैं एक तरह से तैयार था। मैं अपने साथ बाइनोक्यूलर्स लाया हुआ था। मैंने बाइनोक्यूलर से उस औरत को देखना शुरू किया और उसको देखते ही मेरे पसीने छूट गए। उस औरत का चेहरा और आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसके पूरे चेहरे पर जैसे आंसुओं के निशान पड़े हुए थे। रो रो कर उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे। मेरे ध्यान उसके हाथों पर भी गया, वो भी पूरे सफ़ेद थे। ये औरत कहीं से भी जीवित नहीं लग रही थी। उसको देखने के बाद मेरे बाइनोक्यूलर्स अपने आप मेरे हाथ से नीचे हो गए। पापा का ध्यान भी मेरे बाइनोक्यूलर्स पर गया। उन्होंने मुझसे वो तेज़ी से ले लिए और फिर वो उस चुड़ैल को देखने लगे। कल ही की तरह वो फिर से रोते रोते पलटी और एक और जाने लगी। हम उसे तब तक देखते रहे जब तक वो गायब ना हो गई हो, लेकिन आज उसे बाइनोक्यूलर से देखा जा रहा था, तो मुझे पूरा यकीन था पापा ने देखा ही होगा कि वो कहाँ छुप जाती है। मैंने पापा से पूछा कि वो कहाँ छुप गई। जवाब में पापा ने धीरे से सूखे गले से कहा, वो गायब हो गई। अगली सुबह पापा कल से ज़्यादा परेशान दिखे। कल रात जो उन्होंने उस चुड़ैल को आंखों से गायब होते देखा तो यकीनन उनके मन में कई सवाल आ गए थे। उन 2 पहरेदारों ने भी गांव में फैला दिया कि चुड़ैल वापस लौट आई है। गांव में फिर से दहशत का माहौल था। गांव वाले हमारी सलामती के लिए चिंतित थे। वो हमसे आग्रह कर रहे थे कि हम इस घर में ना रुकें, लेकिन पापा नहीं माने। उनके मन में अभी भी कुछ संदेह था। रात को फिर से वही हुआ। 1 बजे के करीब रोने की आवाज़ शुरू हो गई। ये आवाज़ अब काफ़ी तेज सुनाई दे रही थी। मैं और पापा जल्दी से छत पर गए और आज उस चुड़ैल को देखकर हम दोनों ही दहशत में आ गए थे। आज वो चुड़ैल हमारे दरवाजे के ठीक सामने आ चुकी थी। दरवाजे पर खड़ी होकर वो हमारी ही तरफ देखकर रो रही थी, लेकिन आज रात हमने उसके जाने का इंतज़ार नहीं किया। पापा मुझे पकड़कर तेज़ी से वापस भागे और हम चारों को एक ही कमरे में रखकर कमरा अंदर से बंद कर दिया। रात भर हम डर के मारे सो नहीं पाए। अगली सुबह डर के मारे हम सबकी हालत ख़राब थी। मम्मी एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन पापा के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे, मम्मी और मेरी बहन को वापस शहर भेज दिया। उनको उस चुड़ैल के होने का यकीन तो शायद हो गया था, लेकिन वो इस रहस्य के अंदर तक जाना चाहते थे। उस रात को पापा अकेले थे। सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर आंखें बंद करना उनको ठीक नहीं लग रहा था। पापा इंतज़ार कर रहे थे कि रोने की आवाज़ कब शुरू होगी, लेकिन इंतज़ार करते करते उनको सच में एक झपकी आ गई। नींद में उन्हें महसूस हुआ जैसे उनको कोई देख रहा है, शायद खिड़की से। वो एकदम से उठे और खिड़की पर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर उनकी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई। वो चुड़ैल वहीं खड़ी थी। आज वो सीधा कमरे में ही आ गई थी, लेकिन रोज़ की तरह आज वो रो नहीं रही थी, सिर्फ सुबक रही थी। कुछ देर तक पापा को देखकर सुबकने के बाद वो मुड़ी और एक और चल दी।
आज पापा ने भी उसे इतनी पास से देखा था। पापा को जैसे कुछ समझ में आया कि वो चुड़ैल अपने साथ चलने के लिए कह रही है। पापा चुपचाप उसका पीछा करने लगे। चलते चलते वो पापा को वहीं पर ले आई जहाँ वो गायब हो जाती थी। लेकिन आज वो ज़मीन पर एक तरफ इशारा करने लगी। पापा ने भी उस तरफ ज़मीन पर देखा। वहाँ बस एक समतल ज़मीन ही थी। फिर वो उस चुड़ैल की तरफ मुड़े, लेकिन वो तब तक गायब हो चुकी थी। जहाँ वो इशारा कर रही थी, पापा ने वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया निशानी के तौर पर। फिर पापा वापस आकर चुपचाप सो गए। अगली सुबह पापा कुछ लोगों को ले आए उसी जगह पर खुदाई करने के लिए। उनके मन में जो आ रहा था शायद वो सही था। लगभग 5 फुट खुदाई करने के बाद वहाँ मानव कंकाल के अवशेष मिले। पापा का शक सही निकला। उन्होंने लोगों को ध्यान से सारे अवशेषों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया और फिर वो गांव की तरफ निकल गए। उन्हें अपना एक और शक पूरा करना था। गांव के बीच में पहुंचकर उन्होंने गांव के बुजुर्गों से कुछ पूछना शुरू किया। उनकी पूछताछ का विषय एक ही शख्स था, उमा देवी। आखिर एक बुजुर्ग मिल ही गया जिसको उमा देवी की जानकारी थी। उन्होंने बताना शुरू किया। उमा को तो पता नहीं चला था छोटे सरकार। उसके पति भोला पर डाकू लोगों ने जानलेवा हमला किया था। हल्ला सुनकर आपके पिताजी कुछ लोगों के साथ उनके झोपड़े में आए थे। वहाँ पर वो बेचारी उमा अपने भोला की हालत देखकर रो रही थी। आपके पिताजी ने उमा के पास बल्लू को छोड़ा था और बाकी लोगों को घर से मरहम पट्टी लाने के लिए कहा। उसके बाद वो खुद ही चल दिए थे अपनी मोटर पर डॉक्टर बाबू को लाने। लेकिन वो नासपीटा बल्लू उन्हीं डाकुओं का साथी निकला। उमा ने देख लिया था उन डाकुओं को, इसलिए उन्होंने बल्लू को अलग से भेजा था उसको ठिकाने लगाने के लिए। बल्लू उमा को उठाकर कहीं चला गया था। उधर भोला अपने जख्मों को नहीं झेल पाया और चल बसा। जब पुलिस ने बल्लू को 2 साल बाद पकड़ा तो उसने उमा का कत्ल करना कबूल कर लिया, लेकिन साथ ही साथ उसने यह मना किया कि उसको पता है कि उमा का शव कहाँ पे है। उसने कहा कि शव को उसके साथियों ने ठिकाने लगाया था, तो उसको कुछ नहीं पता। पापा ने उन बुजुर्ग से आगे पूछा, और वो बाकी के डाकू क्या वो पकड़े नहीं गए? जवाब में वो बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ये डाकू तो नहीं पकड़े जा सके, लेकिन बल्लू से पता ये चला कि ये जो हमला हुआ था वो पड़ोस के गांव के जमींदारों ने करवाया था। वो जलते थे आपके पिताजी से। आपके पिताजी के करीबी सभी आदमियों पर हमला करवाकर वो आपके पिताजी को अकेला और बेसहारा करना चाहते थे। शायद यही वजह थी कि हमारे दादाजी गांव छोड़कर शहर आ गए थे। अगर वो गांव में रहते तो उनके रहते उनके लोगों पर हमला होता रहता। ऊपर से उनको अफसोस भी था कि उनके करीबी भोला और उमा उनको वो बचा ना सके। उसी दोपहर को पापा ने हमें कल गांव आने के लिए कहा। हमें आने का कारण नहीं बताया, बस कहा कि आ जाओ। रात को पापा इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें इंतज़ार था यह देखने का कि आज रोने की आवाज़ आएगी या नहीं। आज 1 से 2 बज गए, लेकिन रोने की आवाज़ नहीं हुई। सोने से पहले पापा ने यूं ही खिड़की से बाहर देखा। बाहर वो खड़ी थी, दूर वहीं बीच मैदान में, लेकिन आज वो रो नहीं रही थी, तो पापा को पता नहीं चला वो शायद कब से खड़ी होगी। पापा ने जल्दी से बाइनोक्यूलर निकाला और उसे देखने लगे। आज वो मुस्कुरा रही थी। पापा के देखते ही देखते वो फिर से गायब हो गई। अगली सुबह हम पहुंच गए। पापा पहले से ही सब कुछ अरेंजमेंट कर चुके थे। उन्होंने गांव के लोगों और एक पुजारी को भी बुलाया हुआ था। घर के अंदर आज पूजा रखी गई थी, उसी चुड़ैल उर्फ उमा देवी की शांति के लिए। घर के अंदर घुसने से पहले मैंने एक बहुत अच्छा नज़ारा देखा। गृह प्रवेश की पूजा वाले दिन हमने पूजा में इस्तेमाल होने वाले चावल के दाने ज़मीन पर बिखेर दिए थे। उनमें से अंकुर फूट निकले थे। ये सच में एक बहुत शुभ संकेत था। पूजा के बाद पापा ने हमें सारी बात बताई। उस रात को जब मैंने उसे एकदम पास से देखा तो मैं चेहरा पहचान गया। भोला चाचा और उमा चाची दोनों ही हमारे परिवार के काफ़ी करीब थे। वैसे तो उनको ज़मीन की रखवाली के लिए ही रखा था, लेकिन पिताजी सबको अपना छोटा भाई ही मानते थे। उमा चाची तो मुझे अपने बेटे जैसे मानती थी। इतने सालों से वो हमारी ज़मीन की रखवाली ही कर रही थी। वो इंतज़ार में थी कि कब ज़मीन का असली वारिस आएगा और उनको इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगी। हमारे अलावा वो सबको अपने डरावने काले रूप में दिखती थी, ताकि कोई भी ज़मीन के पास ना आए। उन्हीं के प्रभाव से ये ज़मीन बंजर हो गई थी, ताकि कोई इसका इस्तेमाल भी ना कर पाए। पापा की ये बात सुनकर मुझे ध्यान आया, अरे हाँ, चावल से अंकुर अब फूट पड़े थे। शाम को उमा देवी का पूरे विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया गया, और उस रात को ना तो रोने की आवाज़ आई और ना ही वो दिखी। जहाँ पर उमा देवी को दफनाया गया था,
पापा ने वहीं पर उनकी याद में एक स्मारक बनवा दिया। अब जब ज़मीन उपजाऊ हो चुकी थी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन भी बना दिया गया था। पापा ने जो नए स्कूल बनवाए उनका नाम भी उमा देवी और भोला के नाम पर रखे गए। ये कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारे साथ हुई, बल्कि इसलिए भी कि अगर आप सच में दूसरे का ख्याल रखते हैं तो दूसरे मरने के बाद भी आपका ख्याल रख सकते हैं।